हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पे। मैं आज आपको कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश मीडियम में करवाने वाला हूं। सेमेस्टर 4 का आपका सब्जेक्ट है। फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप @एकलव्य स्नातक 1 जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन चेंजिंग द प्रेवलेंट नोशंस अबाउट द यूनिवर्स एंड नेचर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। देखो भाई, दुनिया के ना सोच विचार बहुत अलग थे यूनिवर्स को लेकर, नेचर को लेकर। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन से बहुत बड़ा चेंज आया। सो द साइंटिफिक रेवोल्यूशन वो द टाइम, ये वो टाइम था जब बहुत बड़े चेंजेस हो रहे थे यूनिवर्स को लेकर, नेचर को लेकर और नॉलेज को लेकर, इन सब की। सो ये 16 से 18 सेंचुरी का टाइम था यूरोप में। इससे पहले मोस्टली लोग वही मानते थे जो चर्च कहता था। जो पुराने थिंकर्स हैं जैसे एरिस्टोटल है, टॉलमी है, इन्होंने जो कह दिया वही बातें सच मानी जाती थी। बट जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया, ऑब्जर्वेशंस का यूज़ किया, मैथमेटिक्स का यूज़ किया और ये नेचर के बारे में ट्रुथ जाना। सो दीज चेंजेस हेल्प्ड पीपल मूव फ्रॉम बिलीफ बेस्ड थिंकिंग, पहले लोगों की थिंकिंग बिलीफ बेस्ड थी और अब क्या है, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग हो गई। सो सबसे पहले आता है अर्थ सेंटर्ड टू सन सेंटर्ड। पहले बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था, पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कि अपना जो अर्थ है वो सेंटर में है, बाकी सब प्लैनेट उसके चारों तरफ हैं। टॉलेमी और चर्च भी यही मानते थे। लेकिन 1543 में निकोलस कोपरनिकस आए और वो कहते हैं कि सन जो है वो सेंटर में है, यानी कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी, हीलियोसेंट्रिक मॉडल। बीच में धूप, मतलब धूप कह रहा हूँ, बीच में सन है, बाकी जगह प्लैनेट्स हैं। सो ये आइडिया बहुत शॉकिंग था, चर्च के अगेंस्ट था, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी यही थी जो इन्होंने बताई। न्यू साइंटिफिक टूल्स चेंज्ड एवरीथिंग। साइंटिस्ट लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बैरोमीटर, नेचर को और अच्छे से ऑब्जर्व किया। गैलीलियो गैली ने अपना टेलीस्कोप यूज़ किया और देखा कि मून हैज़ माउंटेन्स, मून पर पहाड़ हैं, जुपिटर में अपने अलग मून्स हैं। सो इससे प्रूव हुआ दैट हेवनली बॉडीज़ आर नॉट परफेक्ट एज अर्लियर बिलीव। ठीक है, जो पहले माना जाता था वैसी नहीं है, बहुत अलग चीज़ें हैं। सो इस टूल से एक सीधा एविडेंस मिल गया, मदद मिली, हाँ भाई, कि हाँ आप एक्सपेरिमेंट अपनी आंखों से करो और देखो, बुक्स पे मत जाओ सिर्फ। साइंटिफिक मेथड बिकेम द न्यू वे टू थिंक। सो रिवोल्यूशन से पहले लोग मानते थे जो भी उनको रिलीजियस लीडर्स बोलते थे। फ्रांसिस बैकन प्रमोट करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को, जिसका मतलब होता है कि लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट से सीखो। रेने डेस्कार्ट्स कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम क्लियर आइडियाज़ एंड यूज़ लॉजिक। आइडियाज़ क्लियर रखो, लॉजिक यूज़ करो, इलॉजिकल चीज़ों पे विश्वास मत करो। सो इससे एक साइंटिफिक मेथड क्रिएट हुआ जो आज भी यूज़ हो रहा है ऑब्जर्व करने में, क्वेश्चंस पूछने में, टेस्टिंग में, आंसर्स ढूंढने में। मैथ एक्सप्लेन्ड नेचर। सो द रेवोल्यूशन शोड दैट मैथ इज़ नॉट जस्ट फॉर काउंटिंग। मैथ का काम बस काउंटिंग करना नहीं है, मैथ्स जो है वो नेचर से जुड़ी हुई है। केपलर ने मैथ का यूज़ करके बताया कि हाउ प्लैनेट्स मूव इन एलिप्स नॉट इन सर्कल्स, कि छोटे छोटे सर्कल्स में प्लैनेट मूव नहीं करते, बड़े बड़े एलिप्स ऐसे होते हैं, ठीक है, सर्कल्स नहीं होते। आइजैक न्यूटन ने मैथ का यूज़ करके ग्रेविटी को एक्सप्लेन करा, मोशन को एक्सप्लेन करा। सो नेचर बिकेम समथिंग दैट फॉलोज रूल्स। नेचर के कुछ रूल्स होते हैं और मैथ उससे हमें मदद करती है समझने में। यूनिवर्स एज अ मशीन। पहले लोग मानते थे कि नेचर जो है मिस्ट्री से भरा हुआ है, मैजिकल कोई चीज़ है। बट साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद दुनिया ने लोगों को, मतलब दुनिया में लोगों ने वर्ल्ड को अलग नज़रिए से देखा, मशीन की तरह लॉजिकली ऑर्डरली रनिंग ऑन लॉ, जो कानूनों पे चलती दुनिया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन का लॉ है मोशन और ग्रेविटी का, मेड द यूनिवर्स सीम लाइक अ जाइंट क्लॉक वर्किंग परफेक्टली। ठीक है, सो ये जो मैकेनिकल व्यू है नेचर का, मिस्टीरियस और वो मैजिकल हटाकर अब लोग जो है इसको मैकेनिकली देखने लगे हैं। चर्च लॉस्ट कंट्रोल ओवर नॉलेज। पहले क्या था, चर्च मेन सोर्स होता था सच्चाई का, जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो चर्च से मिलती थी। कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे गैलीलियो गैली, इन्होंने प्रूव करा जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को, तो चर्च इसके सबसे पहले अगेंस्ट है। वो कहता है नहीं, ये तो बाइबल के अगेंस्ट है। बट मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू बिलीव साइंस। जब ज़्यादा से ज़्यादा जब हुआ क्या, जब ये टाइम आगे बढ़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंस पर बिलीव करने लगे ओवर रिलीजन। ठीक है, रिलीजन से ऊपर उठ के।
सो इससे चर्च की पावर कम हो गई, साइंस ज़्यादा ऊपर चली गई। मेजरेबल नॉट मिस्टिकल, पहले क्या होता था, हॉट कोल्ड हैवी ऐसे मेज़र किया जाता था, बट साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद साइंटिस्ट लोगों ने नंबर में यूज़ किया, यूनिट्स में, कि अगर हॉट है तो कितना हॉट है, कितने डिग्री हॉट है, ठंडा है तो कितने डिग्री हॉट है, हैवी है तो कितने किलो हैवी है। सो इससे क्या है, थोड़ा और प्रिसाइज हो गया सब कुछ। साइंटिस्ट वर्क टुगेदर, साइंस यूज टू बी डन बाय लोनली थिंकर्स, पहले अकेला एक बंदा कोई थिंकर आया, वो अपनी बातें किसी को बता ही नहीं रहा है, लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर किया, बुक्स लिखी, ग्रुप्स बनाए। जैसे एग्जांपल के लिए द रॉयल सोसाइटी इन लंदन एंड अकेडमी ऑफ साइंसेस इन पेरिस, ये सभी यहाँ पे साइंटिस्ट लोग मिलकर काम करते थे। साइंस एक टीम एक्टिविटी है, ठीक है, नॉलेज बांटो। सुपरस्टिशंस स्टार्टेड टू फेड, पहले क्या होता था, अंधविश्वास बहुत था, विच क्राफ्ट, एस्ट्रोलॉजी, मैजिक, ये सब बहुत चलता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन करा जब नेचुरल इवेंट्स को लॉजिक का यूज़ करके, साइंस का यूज़ करके, तो लोगों ने मैजिक वगैरह में विश्वास करना छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल डिजीजेज वर नाउ सीन एज नेचुरल प्रॉब्लम्स नॉट एविल स्पिरिट्स, पहले क्या कोई बीमार हो गया तो सोचो इस पर भूत का साया है, बट अब हमें समझ आ रहा है ये नेचुरल प्रॉब्लम है और उसकी दवाई होगी। सो सोसाइटी रेशनल हो गई, मॉडर्न हो गई, ठीक है। न्यू आइडियाज़ इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, द आइडिया दैट यूनिवर्स रन्स ऑन लॉज एंड रीज़न इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स टू। सो जब पता चला लोगों को कि जो अपना यूनिवर्स है वो कानून पे चलता है, रीजंस पे चलता है, तो जो कुछ थिंकर है जॉन लॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फॉलो लॉज, गवर्नमेंट को भी लॉ फॉलो करने चाहिए, सिर्फ राजा की नहीं चलनी चाहिए। सो ये जो थिंकिंग है इससे मदद मिली एनलाइटनमेंट को आगे चल के, ठीक है। रेनेसा पीरियड आया वेयर पीपल बिलीव्ड इन फ्रीडम, जब सभी को फ्रीडम चाहिए थी, राइट्स चाहिए थे, डेमोक्रेसी की बात आने लगी। सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन से ये भी हेल्प मिली। ग्रोथ ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, तो धीरे धीरे साइंस की और ब्रांचेस बनी। बायोलॉजी, जैसे विलियम हार्वे डिस्कवर्ड हाउ ब्लड सर्कुलेट्स, ये बताते हैं ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। केमिस्ट्री, लाइक रॉबर्ट बॉयल स्टडीड गैसेस मैटर्स। एस्ट्रोनॉमी, जिसमें केपलर और न्यूटन जो कि प्लैनेट्स के मोशंस को समझा रहे हैं। सो साइंस अब एक सब्जेक्ट नहीं, उसकी डिसिप्लिन्स बन गए बहुत सारे, उसके ब्रांचेस बन गए बहुत सारे। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस, सो पहले रेवोल्यूशन से पहले क्या था, साइंस मिक्स होती थी फिलॉसफी और रिलीजन के साथ। अब क्या है, साइंस एक प्रोफेशनल फील्ड बन गई जिसमें लैब्स होंगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जर्नल्स होंगे, साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट की जाएगी, सिर्फ थिंकर्स की नहीं। सो इस तरीके से मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी का जन्म हुआ जो आज हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनलाइटनमेंट, आपको बताना है कुछ मेजर एनलाइटनमेंट थिंकर्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है। सो एनलाइटनमेंट, जिसको द एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, एक पावरफुल इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट था यूरोप के अंदर 70 से 80 सेंचुरी के बीच में। इसमें क्या था, चर्च और बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो चुका था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा थी, पीक पर थी एकदम। फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा था, मोनार्की एकदम एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट थी, सारी पावर किंग के पास है। सो हुआ क्या, धीरे धीरे रैशनैलिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, साइंटिफिक इंक्वायरी, प्रोग्रेस की बातें आने लगी। सो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स आए, उन्होंने बताया कि भाई रीज़न पूछो हर चीज़ का, नॉलेज बढ़ाओ, ह्यूमन सोसाइटीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ये जो मूवमेंट है ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी को चैलेंज करता है, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को जन्म देता है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो एनलाइटनमेंट का कोर मीनिंग क्या है, एनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि वॉज फंडामेंटली अबाउट फ्रीइंग ह्यूमन थॉट्स, यानी कि आप अंधविश्वास पे विश्वास मत करो, इग्नोरेंस, अनक्रिटिकल ओबीडियंस, ये सब चीज़ें ना हो। सो इट प्रोमोटेड, ये प्रमोट करता है कि ह्यूमन बींग्स आर रेशनल क्रिएचर्स, आप रेशनल हो, आप अपनी डेस्टिनी खुद तय करते हो। थिंकर्स कहते हैं कि रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, एम्पिरिकल एविडेंस, ह्यूमन डिग्निटी, इन तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है। तो एनलाइटनमेंट के टाइम पे एक मोटो था, इमैनुअल कांट ने एक लाइन कही थी, डेयर टू नो, हिम्मत रखो जानने की। इन शॉर्ट एनलाइटनमेंट का मतलब होता है आप जागरूक हो रहे हो इंटेलेक्चुअली और आप कह रहे हो कि मतलब जो भी आइडियाज़ हैं वो दोबारा उसको चेक करो एक बारी रीजनिंग के साथ। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो एनलाइटनमेंट जो है वो पहले तो देखो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, कोपरनिकस, गैलीलियो गैली, न्यूटन, इन्होंने बताया कि भाई हाँ यूनिवर्स कुछ कानून के हिसाब से चलता है, नेचर के। रिफॉर्मेशन पीरियड आया जब चर्च के ऊपर सवाल उठाए गए। रेनेसा पीरियड आया, ह्यूमनिज्म, क्रिटिकल इंक्वायरी, ये सब आपने पढ़ रखा है। सो ये सब जो मूवमेंट्स थे
जुड़ जुड़ के एक पूरा चेन रिएक्शन बना। थिंकर्स ने फिर सोचा जाके सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, सब पे बात होने लगी। पॉलिटिकल रैशनलिज्म एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो बहुत से एनलाइटनमेंट के थिंकर मानते हैं कि स्टेट नोट एज डिवाइन, कोई जो गवर्नमेंट है वो डिवाइन नहीं है, ठीक है, इनहेरिटेड नहीं है, ये एक रेशनल कंस्ट्रक्ट है जो हमने ही बनाया है गवर्नमेंट को। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है जो हॉब्स, लॉक, रूसो बताते हैं कि पॉलिटिकल पावर मस्ट बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न। जो लोग हम हैं, हम गवर्न है ना, हम ही तो बना रहे हैं गवर्नमेंट, तो हमारे हिसाब से पावर का यूज़ होना चाहिए। सो दिस रिजेक्टेड द डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स। पहले क्या, राजाओं का डिवाइन राइट होता था, मोनार्क्स का, है ना, कि हम ही सब कुछ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, संविधान हो, पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हैं। सो एनलाइटनमेंट का थॉट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक थ्योरीज़ में। सो जॉन लॉक आते हैं अपने नेचुरल राइट्स और गवर्नमेंट के आइडियाज़ के साथ। जॉन लॉक, जिनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, तो उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा है कि ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न विद नेचुरल राइट्स। हम सभी पैदा होते हैं तो हमारे को जीने का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है। सो गवर्नमेंट्स इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है तो सिटीजन्स उस गवर्नमेंट को ही हटा दे। सो वो बेसिकली रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, पावर को सेपरेट करो, ठीक है, और मतलब यही है, गवर्नमेंट लिमिटेड हो, ये नहीं है कि सारी पावर गवर्नमेंट के पास है। सो उनके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस बने आगे चलकर वो इनसे इंस्पायर्ड थे। मोंटेस्क्यू आते हैं जो पावर की बात करते हैं, बैरन डे मोंटेस्क्यू पूरा नाम है। तो उन्होंने भी लिखा द स्पिरिट ऑफ द लॉज में एनालाइज करके कि गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की होती है। वो एक थ्योरी बताते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की, कि आप पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। इंडिया में भी ऐसा ही होता है। सो ये डिज़ाइन इसीलिए किया गया कि एक जो ब्रांच है वो दूसरे पे कंट्रोल रखे। एक ही के पास सब कुछ होगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सो इनका मॉडल सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करता है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को और बाकी के डेमोक्रेसीज को, एज इंडिया, जस्ट लाइक इंडिया। वोल्टेयर आते हैं जो सिविल लिबर्टीज़ की बात करते हैं, रिलीजन के बारे में बताते हैं। वोल्टेयर कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, आप बोलो, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस, सभी को, आप सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करो, सिविल राइट्स हों। ही यूज्ड विट एंड सटायर, ठीक है, मज़े लेते लेते उन्होंने रिलीजियस जो दोगलापंथी है उस पर इन्होंने अटैक किया है। चर्च जितना करप्ट था, स्टेट जो किंग्स होते थे वो कितना ऑप्रेसिव होते थे। ही सपोर्टेड डीइज्म। डीइज्म का मतलब होता है द आइडिया दैट रीजन एंड ऑब्जर्वेशन नॉट ऑर्गेनाइज रिलीजन रिवील द ट्रूथ अबाउट गॉड। कहते हैं कि रीज़न जानो, ऑब्जर्व करो, ये नहीं है कि बस रिलीजन में जो बता दिया वही सच है। सो वोल्टेयर की एक फेमस डिक्लेरेशन है कि आई मे डिसएग्री विद व्हाट यू से, हो सकता है मैं आपकी बात से एग्री ना करूं, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ठीक है, कि आपको वो बोलने का राइट है, मैं मरते दम तक इस चीज़ को डिफेंड करूंगा, यानी कि आप बोलो बोलो, इसको ये कहते हैं। रूसो जनरल विल और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जीन जैक रूसो, कि ये कहते हैं कि आर्ग्यूड दैट मैन इज़ बॉर्न फ्री, आप आज़ाद पैदा होते हो बट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमको करप्ट कर देते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जनरल विल का, कि द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल दैट शुड गिव गाइड लॉज एंड गवर्नेंस, कि सभी लोगों की इच्छा होनी चाहिए, उस हिसाब से लॉज बनाओ। सो रूसो कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहाँ लोग इलेक्ट करें अपने बंदों को, वेयर सोवरनिटी लाइज फुली विद द पीपल, ठीक है, लोग खुद चूज़ करें। सो इनके जो आइडियाज़ हैं वो फ्रेंच रिवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, आगे चल के रिपब्लिकनिज्म, यानी कि रिपब्लिक जो लोग हैं उनके हाथ में पावर हो, जो डेमोक्रेसी है वो होनी चाहिए, उसको इंस्पायर करते हैं। इमैनुअल कांट आते हैं, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, इन्होंने भी एक लाइन बोली थी अपने ऐसे में व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट में, कि एनलाइटनमेंट इज़ मैंस एमरजेंस फ्रॉम हिज सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी, या पहले आप इमेच्योर थे, अब वापस से आप एमर्ज हो रहे हो। सो वो एम्फोसाइज करते हैं द रोल ऑफ ऑटोनमस रीजनिंग, आप पूछो, रीजन्स जानो, वेयर इंडिविजुअल शुड थिंक फॉर देमसेल्फ, सोचो, ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो। सो कांट्स एथिक्स एंड मॉरल फिलोसफी स्टिल इन्फ्लुएंस, आज भी इनकी फिलोसफी, इनकी बातें हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सो द एनलाइटनमेंट वॉज अ वाटरशेड मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, बहुत बड़ा मूवमेंट था। इट एम्फोसाइज द पावर ऑफ रीज़न, वो कहते हैं जोर दे के कि रीज़न बहुत ज़रूरी है, साइंस को जानो,
इंडिविजुअल्स के पास लिबर्टी हो, चैलेंजिंग सेंचुरीज ऑफ इग्नोरेंस जो इतने सालों से इग्नोर किया गया है, जो टायरेनी, जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, जो चर्च की पावर, ये सब ख़त्म करो। सो कुछ थिंकर्स आए, जॉन लॉक, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, कांट, इन्होंने सभी को अपनी फिलॉसफीज़ दी जिससे लिबरल डेमोक्रेसी का आगे चल के डेवलपमेंट हुआ। सेक्युलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स आए, ह्यूमन राइट्स। सो वाइल नॉट without contradictions such as its limits on gender equality and colonial blind spots, इसके ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा एनलाइटनमेंट के टाइम पे, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारी प्रोग्रेस में। सो इट टॉट द वर्ल्ड, यह हमको सिखाता है कि प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है अगर आपके पास नॉलेज है, रीजंस हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम डिस्कस द रोल ऑफ एनलाइटनमेंट थॉट इन लीडिंग यूरोप टुवर्ड्स मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी से जोड़ के अब आपको बताना है। सो एनलाइटनमेंट एज द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्निटी। सो मॉडर्निटी का मतलब है रैशनलिज्म आना, प्रोग्रेस होना, सेकुलरिज्म आना, इंडिविजुअलिज्म आना, साइंटिफिक थिंकिंग होना हर जगह पे। सो एनलाइटनमेंट के जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि ह्यूमन रीज़न कुड इम्प्रूव सोसाइटी। अगर आप रीजनिंग करोगे तो आपकी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। सो दे प्रोमोटेड क्रिटिकल इंक्वायरी, आप पूछो, सवाल करो, ब्लाइंडली फेथ मत रखो अपना, अंधविश्वास। सो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जो हमारे पार्लियामेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, वो इसी आइडियल से तो बने हैं कि आप सवाल करो। सो एनलाइटनमेंट थॉट प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल ब्लूप्रिंट फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की दुनिया में जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से ही आया है। पॉलिटिकल मॉडर्निटी एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो द एनलाइटनमेंट हेल्प्ड मॉडर्नाइज पॉलिटिकल थॉट्स थ्रू द आइडिया दैट सोवरेनिटी कम्स फ्रॉम द पीपल नॉट फ्रॉम किंग्स और डिवाइन पावर। एनलाइटनमेंट के दौरान कहा गया कि जो पावर है वो लोगों से आती है, ये कोई डिवाइन नहीं है, ये कोई किंग्स के पास से नहीं आती। जॉन लॉक हैं, रूसो हैं, हॉब्स हैं, वो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही इसीलिए करती है क्योंकि हम लोगों का कंसेंट है। सो दे जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है, जब राजा के पास सब कुछ होता है, वो चीज़ों को इन्होंने गलत माना है। ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हो प्रॉपर। सो ये आइडिया इन्फ्लुएंस करते हैं आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ को, और जो कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे गए जैसे यूएस का, फ्रांस का और उसके आगे का भी। राइज ऑफ लीगल इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। सो ट्रेडिशनल फ्यूडल एंड रिलीजियस सिस्टम्स जो थे उसमें क्या था कि लोगों के रोल फिक्स थे कि किसको क्या करना है, राइट्स भी सबको इक्वल नहीं थे। सो एनलाइटनमेंट के जो थिंकर्स हैं जैसे वोल्टेयर हैं, रूसो हैं, वो कहते हैं कि सभी इक्वल पैदा हुए हैं, और वो कहते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं कुछ, जैसे सभी को जीने का अधिकार है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है। सो एनलाइटनमेंट इन्फ्लुएंस डिक्लेरेशंस, कई सारी डिक्लेरेशन है जैसे कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीज़न 1789। सो इससे कई सारे डिक्लेरेशन, कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो इंस्पायर हुए। सो इससे मॉडर्न लीगल सिस्टम का भी जन्म हुआ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, सभी को इक्वल समझा जाए कानून के आगे। एक्सपेंशन ऑफ सेक्युलर एजुकेशन एंड नॉलेज। सो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो साइंस पर फोकस करें, लॉजिक पर फोकस करें, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करें। ये सारी चीज़ें एनलाइटनमेंट से ही आती हैं। कुछ थिंकर्स हैं जैसे डेड्रोट, ये मानते हैं एजुकेशन शुड बी यूज टू लिबरेट माइंड फ्रॉम द इग्नोरेंस, कि लोगों के दिमाग को आज़ाद करो। इंसाइक्लोपीडिया जो है इससे नॉलेज और ज़्यादा आपकी बढ़ती है। यूनिवर्सिटीज़ में एम्पिरिकल साइंसेस पढ़ाई जाती है, सिर्फ थियोलॉजी नहीं। सो धीरे धीरे सेक्युलरिज्म का एक्सपेंशन होता है, साइंटिफिक एजुकेशन बढ़ती है, तो इससे यूरोप मॉडर्नाइज होता है। सेक्युलरिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ चर्च। सो एनलाइटनमेंट में क्या हुआ, चर्च और स्टेट को अलग करने की बात की गई कि रिलीजन अलग है, गवर्नमेंट को अपना काम करने दो, ये होता है सेक्युलरिज्म। वोल्टेयर कहते हैं कि इनटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, चर्च करप्ट है बहुत ज़्यादा। कांट कहते हैं और बाकी के थिंकर्स कहते हैं कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, पॉलिटिकल नहीं है, तो पॉलिटिक्स को दूर रखो। फ्रेंच रेवोल्यूशन एम्बॉडीड एनलाइटनमेंट सेकुलरिज्म बाय रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द कैथोलिक चर्च। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही कहा गया, कैथोलिक चर्च की पावर कम करो। सो मॉडर्निटी जब आती है तो डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात होती है, रिलीजियस अथॉरिटीज़ की, और ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म। सो इकोनॉमिक थॉट्स भी आते हैं, उनका भी रेवोल्यूशन होता है एनलाइटनमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होकर। एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस करते हैं द आइडिया ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, जो आज हम देख रहे हैं, जिससे पैसा बना रहा है हर कोई। सो ही आर्ग्यूड फॉर इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम, सबको
एक फ्रीडम होनी चाहिए, आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो कंपटीशन बनेगा, इससे गवर्नमेंट को कम से कम इंटरवीन करना चाहिए। सो कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम थे पहले, मर्सेंटलिज्म, कुछ मर्चेंट्स होते थे, उन्हीं के पास सारा पैसा जाता था, फ्यूडल गिल्ड्स होती थी। सो अब क्या है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, इंडिविजुअली हर किसी को फ्रीडम है, ठीक है, कैपिटलिज्म में। साइंटिफिक मेथड एंड एम्पिरिकल इंक्वायरी। सो एनलाइटनमेंट में कहा गया है कि साइंटिफिक माइंडसेट रखो हर चीज़ का। थिंकर्स हैं जैसे फ्रांसिस बेकन, आइजक न्यूटन, ये साइंटिफिक मेथड की ही बात करते हैं। रीज़न पूछो, एविडेंस लो, तभी आप कुछ मानो। ट्रेडिशन पे मत चलो, स्पेकुलेशंस पे, अंदाजे पे, तुक्के पे। सो एनलाइटनमेंट से क्या है, नई डिस्कवरियाँ हुई फिज़िक्स में, मेडिसिन की फील्ड में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में। सो इससे आगे चलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए भी कुछ कंडीशंस बनी, जिससे टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हुआ। पब्लिक स्पेयर एंड फ्री एक्सप्रेशन। सो मॉडर्निटी का मतलब होता है आपको बोलने की आज़ादी हो, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस जो है वो के जो आइडियाज़ हैं, वो सारी चीज़ें एनलाइटनमेंट के थिंकर्स ने बताई। वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू कहते हैं कि फ्री एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, आप अपनी बातें रख पाओ, जब भी वो जस्टिस होगा, जब भी सच्चाई पता चलेगी। कॉफ़ी हाउस, सैलून्स, प्रिंट मीडिया, हर जगह पे अब पब्लिक डिबेट्स वगैरह होने लगी। सो इससे क्या है, डेमोक्रेटिक कल्चर आया लोगों में, लोग डिस्कशंस करने लगे जो पहले नहीं करते थे। इन्फ्लुएंस ऑन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। सो एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज़ हैं वो सीधा सीधा रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाते हैं। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन है 1776 की, फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 की। ये सीधा सीधा एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये सीधा सीधा इन रेवोल्यूशंस में देखने को मिलते हैं। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल ऑफ राइट्स है, ये सारी एनलाइटनमेंट की बातें हैं इसके अंदर। सो ये रेवोल्यूशंस जितनी भी हुई हैं, इसमें मोनार्क्स को हटाया गया, जो कि एनलाइटनमेंट में बताया गया, डेमोक्रेसीज़ को लाया गया, ठीक है। चेंजिंग व्यूज़ ऑन जेंडर एंड सोसाइटी। सो एनलाइटनमेंट का जो पीरियड था वैसे वो मेल डोमिनेटेड था, मेल्स का ज़्यादा दबदबा था, बट स्टिल मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जैसी कुछ विमेन हैं जो कि विमेन एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाती हैं, इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाती हैं। थिंकर्स ने क्वेश्चन करे विमेन के स्टेटस पर, पीजेंट्स पर, माइनॉरिटीज़ पर। सो धीरे धीरे इनिशिएट हुआ ये सोशल मॉडर्नाइजेशन, जो सोसाइटी बहुत पिछड़ी हुई थी। सिविल राइट्स मूवमेंट्स आए आगे चल के। सो बहुत चीज़ें हुई। टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। सो एनलाइटनमेंट की थिंकिंग से इनोवेशन को एनकरेजमेंट मिला कि कुछ नया करो, क्यूरियोसिटी लाओ अपने अंदर, जिससे क्या यूरोप के अंदर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हुई, ठीक है। बिलीफ इन ह्यूमन प्रोग्रेस लेड टू बेटर एग्रीकल्चर। जब ह्यूमंस आगे बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सुधरेंगी, इंडस्ट्रीज़ अच्छी बनेंगी। अगर आगे चल के नई इन्वेंशंस हुई, आइडियाज़ स्प्रेड हुए, ठीक है, साइंटिफिक एकेडमीज़ बनाई गई, जर्नल्स प्रिंट हुए। सो इससे क्या है, एक अच्छी एफिशिएंट और रैशनल सोसाइटी बनी। अ न्यू वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का एक नया व्यू मिला। एनलाइटनमेंट की वजह से यूरोपियंस जैसा दुनिया को देखते थे वो बदल गया। फ्रॉम बीइंग सब्जेक्ट्स ऑफ डिवाइन किंग्स, पहले राजाओं के आप जो कहते थे वो सब कुछ मान लेते थे, अब लोग खुद को रेशनल सिटीज़न मान रहे हैं, जिनके पास राइट्स भी होने चाहिए, जिनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। सो एनलाइटनमेंट जो है वो रिप्लेस करता है फेथ विद रीज़न, हायरार्की विद इक्वालिटी एंड ट्रेडिशन विद रिफॉर्म को। सो ये एक कॉग्निटिव और कल्चरल शिफ्ट था, ठीक है। लोगों का दिमाग अच्छा हो गया और यूरोप बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया। सो एनलाइटनमेंट वॉज मोर देन अ सेट ऑफ आइडियाज़, सिर्फ आइडियाज़ नहीं है, इससे बहुत कई ज़्यादा आगे है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है यूरोप की सोसाइटी का, और इससे ये इंट्रोड्यूस होता है कि रीज़न और नॉलेज बहुत ज़रूरी है ह्यूमन को आगे बढ़ाने के लिए। ब्लाइंड अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास पे मत चलो। डेमोक्रेसी से सेकुलरिज्म की तरफ जाओ, डेमोक्रेसी भी रखो, ठीक है। कैपिटलिज्म की तरफ जाओ। एनलाइटनमेंट की वजह से ही ये सारे आज के जो मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंस्पायर्ड हुए हैं, इकॉनमीज़, ठीक है, कल्चर। सो इस तरीके से एनलाइटनमेंट का थॉट वॉज नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्स टू द पास्ट, ये सिर्फ एक रिस्पॉन्स नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी एक आप कह सकते हो कि एक फाउंडेशन स्टोन है, जिसके लेगेसी कंटिन्यू रही आगे भी, और सोसाइटीज़ हमारी मॉडर्न हुई आगे चलकर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द लिटरेरी डेवलपमेंट्स इन यूरोप बिटवीन द 16th एंड 18th सेंचुरीज। सो सी 16 और 18 सेंचुरीज़ में यूरोप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे लिटरेरी, जिससे बहुत ज़्यादा मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स भी उस टाइम पे हो ही रहे थे। रेनेसा पीरियड है, रिफॉर्मेशंस का टाइम था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा था, एनलाइटनमेंट का टाइम था। सो ये सेंचुरीज़ से क्या हो रहा था, इस सेंचुरीज़ के बीच में लिटरेरी फॉर्म्स भी नई नई आ रही थी, जैसे कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यूज़ होना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आना,
ठीक है, जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उनका नंबर बढ़ जाना। सो लिटरेचर मूव्ड फ्रॉम रिलीजियस एंड एरिस्टोक्रेटिक थीम्स टू फोकस ऑन मोर ह्यूमन एक्सपीरियंस। पहले रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा थी लिटरेचर में, ठीक है, अब क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सोसाइटी, रीजनिंग, अथॉरिटीज़ की क्रिटिक्स, ये सब चीज़ों के ऊपर लिटरेचर लिखा जाने लगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले आता है ह्यूमनिज्म एंड रेनेसा स्पिरिट। सो द रेनेसा ब्रॉट अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। रेनेसा पीरियड में एक नया तरीका आया सोचने का जिसको ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ह्यूमंस को सेंटर्ड रखना, कि ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करो, ह्यूमन एबिलिटीज़ के बारे में बात करो, बस रिलीजन के बारे में नहीं। सो राइटर्स लोग जो है लव के ऊपर, नेचर के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर, इमोशंस के ऊपर लिखने लगे। क्लासिकल ग्रीक और रोमन राइटर्स फिर से पॉपुलर हो गए जो पहले इन सब पर लिखा करते थे। पेट्रार्क हैं जिन्होंने लव पोएम्स लिखी सोनेट फॉर्म में, एक तरीका है लिखने का लिटरेचर। थॉमस मोर हैं, यूटोपिया, इमेजिन आ परफेक्ट सोसाइटी, ठीक है, यूटोपिया में इन्होंने सोसाइटी के बारे में लिखा। शेक्सपियर हैं जिन्होंने कई अपने नाटक लिखे, जैसे हैमलेट है, ओथेलो है, ह्यूमन नेचर के ऊपर। सो लिटरेचर अब और रियलिस्टिक हो गया, क्रिएटिव हो गया और ह्यूमंस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो गया, जो पहले रिलीजियस था। राइटिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अब चीज़ें लिखी जाने लगी। अर्लियर पहले क्या होता था, ज़्यादातर बुक्स लैटिन में थी जिसको सिर्फ स्कॉलर्स पढ़ सकते थे। इस पीरियड में राइटर्स ने लोकल लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन यूज़ करी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कॉमनर्स भी लिटरेचर को पढ़ सकें, ठीक है, सिर्फ अमीर लोग और एजुकेटेड लोग नहीं। एग्जाम्पल के लिए जो दंते हैं उन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी इटालियन में, और सर्वेंट्स हैं जिन्होंने डॉन क्वेक्स्ट जो है स्पेनिश में लिखी। मार्टिन लूथर हैं जिन्होंने बाइबल को जर्मन में लिखा, सो बहुत लोग समझ पाए। सो इससे एक नेशनल प्राइड और आइडेंटिटी कि इटली वाला है तो वो अपना इटालियन में बंदा पढ़ रहा है, तो ये चीज़ की एक फीलिंग आती है। ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। सो प्रिंटिंग प्रेस जिसका इन्वेंशन गुटेनबर्ग ने किया था वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगता है। अब बुक्स जो हैं वो बहुत ईजी हो गई प्रिंट करने में, ठीक है, सस्ती हो गई ख़रीदने में और बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। तो इससे लिटरेसी बढ़ेगी ना भाई, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, मिडिल क्लास लोग, विमेन। सो लिटरेचर एक मास मीडियम बन गया, सभी लोग अब इसको पढ़ सकते हैं। ग्रोथ ऑफ ड्रामा एंड थिएटर। सो 16th और 17th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा गोल्डन एज माना जाता है थिएटर का। इंग्लैंड में, फ्रांस में और स्पेन में ड्रामा होते थे कॉमेडी वाले जोनरा के और ट्रेजिडी से रिलेटेड, पॉलिटिकल थीम से रिलेटेड। प्लेज होते थे, ठीक है, वर परफॉर्म फॉर ऑर्डिनरी पीपल एज वेल एज किंग्स एंड नोबल्स। तो ये सारे सभी के लिए नाटक वाटक होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियर ने 30 से ज़्यादा प्लेज लिखे हैं लव के ऊपर, पावर के ऊपर, बिट्रेल के ऊपर, ठीक है। मोलेर जो कि फ्रांस के थे यूज्ड ह्यूमर, इन्होंने मस्ती मजाक में सोशल और रिलीजियस हिपोक्रेसी जो होती है, सरकार, चर्च वगैरह, इनके ऊपर अटैक करा। सो ड्रामा एक बहुत पावरफुल वे बन गया रियल लाइफ इमोशंस और सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाने का। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। सो द नॉवेल बिकेम अ पॉपुलर न्यू फॉर्म। नॉवल लिखी जाने लगती है 17th और 18th सेंचुरी में। नॉवेल्स में लंबी लंबी स्टोरीज होती थी, कैरेक्टर्स होते थे, फीलिंग्स होती थी, रियल लाइफ इश्यूज डिस्कस होते थे। बहुत सी नॉवेल्स मोरल्स के ऊपर थी, सोसाइटी के ऊपर, ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर। फॉर एग्जांपल डॉन क्विजोट ने सर्वेंट्स लिखी थी अपनी पहली मॉडर्न नॉवल। रॉबिन्सन क्रूजो ने डेफो लिखी थी, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूज बाय डेफो। तो इस तरीके से नॉवेल्स की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज़। तो 18th सेंचुरी में लिटरेचर जो है वो बहुत क्रिटिकल हो गया था, थॉटफुल हो गया था, उसमें बढ़िया चीज़ें लिखी जा रही थी। राइटर्स जो है वो रीजंस और लॉजिक को यूज़ कर रहे थे, रिलीजन पे क्वेश्चन उठा रहे थे, किंग्स पे क्वेश्चन उठा रहे थे, सोसाइटी जो अनफेयर थी उस पर क्वेश्चन उठा रहे थे। लिटरेचर ने लिबर्टी, जस्टिस, एजुकेशन, साइंस, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया। तो वोल्टेयर ने लिखा कैंडिड, जिसने अंधविश्वास की मजाक मोकरी बनाई। रूसो ने लिखा एमिल, तो इस पे नेचुरल एजुकेशन पे फोकस किया गया। सो एनलाइटनमेंट राइटिंग, जो इस टाइम पे जो राइटिंग हुई उस पे फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स जैसे जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हुए। यूज़ ऑफ सटायर टू एक्सपोज प्रॉब्लम्स। तो सटायर का मतलब होता है जब आप मस्ती मजाक, ह्यूमर से कोई सीरियस इशू को उठाते हो। तो बहुत से राइटर्स ने क्या करा, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के लिए सटायर का यूज़ किया।
जैसे स्विफ्ट्स अ मोडेस्ट प्रपोजल सरकेस्टिकली सजेस्टेड ईटिंग पुअर चिल्ड्रन टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल। तो ईटिंग पुअर चिल्ड्रन यानी कि आप गरीबों का भला नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सटायर यूज़ किए। वोल्टेयर यूज ह्यूमर टू अटैक चर्च। वोल्टेयर ने चर्च पे अटैक करा मस्ती मजाक करके। तो सटायर बेसिकली एक टूल बन गया अवेयरनेस का। पर्सनल राइटिंग्स ऐसे एंड ऑटोबायोग्राफीज। तो राइटर्स ने अपनी खुद की भी फीलिंग लिखी, अपने थॉट्स लिखे, एसेज लिखे, ऑटोबायोग्राफीज लिखी। मोंटेग ने अपने एसेज लिखे अपनी लाइफ के बारे में। रूसो ने अपने कन्फेशंस लिखे, अपनी लाइफ की स्टोरीज बताई। सो इससे पता चलता है एक नई फॉर्म ऑफ लिटरेचर आई यहाँ पे, जो इसमें इंडिविजुअलिज्म, पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर फोकस किया गया। राइज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो लिटरेचर अब सिर्फ मज़े के लिए नहीं था, एक स्टडी का और एनालाइज करने का भी एक तरीका बन गया था। क्रिटिक्स और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एक रूल्स बनाए कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या स्टैंडर्ड है, क्वालिटी कैसी होगी, उसके लिए रूल्स बनाए लिखने के लिटरेचर के। सो इससे क्या है कि लिटरेरी थ्योरीज बनी, आगे चल के लिटरेचर की एकेडमिक स्टडी हुई। लिटरेचर एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो लिटरेचर एक वे बन गया अपना नेशनल कल्चर दिखाने का, कि आप अपने कल्चर के बारे में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी वैल्यूज़ बताओ। सो राइटर्स ने क्या करा, एक वो हेल्प करी कि हाँ आप किसी एक कंट्री से बिलोंग करते हो, उस लैंग्वेज में लिटरेचर लिख के। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट रिफ्लेक्टेड इंग्लिश आइडेंटिटी। और नेशनल एपिक्स, फोक स्टोरीज बहुत पॉपुलर हुई इस टाइम पे। और जो आज का मॉडर्न नेशन स्टेट है, जो आपका नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है, वो भी कहीं ना कहीं लिटरेचर से कनेक्टेड है। मोर वीमेन इन लिटरेचर। तो पहली बार ऐसा हुआ, बहुत सी विमेन थी जिन्होंने लिखना शुरू किया, पब्लिश करना शुरू किया बुक्स को, नॉवेल्स लिखी, पोम्स लिखी, एसेस लिखे, लव के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, जेंडर रोल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल एफ्रा बहन। सो ये क्या है, पहली प्रोफेशनल वुमेन राइटर थी इंग्लैंड की। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, इन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन लिखी, जो कि इक्वालिटी के बारे में थी, कि विमेंस को भी इक्वल समझा जाए। सो जेंडर रोल्स को चैलेंज किया गया। कुछ बाद में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए उसके लिए भी ये इंस्पिरेशन बनी। लिटरेचर एज अ फोर्स ऑफ चेंज। सो लिटरेचर जो था इस पीरियड का, वो एक टूल की तरह यूज़ किया गया चेंज के लिए, कि हाँ भाई बस कहानियाँ नहीं सुनानी है, चेंजेस लाने हैं। रेवोल्यूशंस हुई, रिफॉर्म्स हुए, पब्लिक डिबेट्स हुई लिटरेचर पढ़ के। सो राइटर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स बन गए, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लगे, एजुकेशन को, सोसाइटी को। बुक्स को देखा जाता था कि आप पढ़ लोगे तो आप इन्फॉर्मेशन ले पाओगे, आप इन्फॉर्म रहोगे, क्वेश्चन कर पाओगे, दुनिया इम्प्रूव होगी। सो कंक्लूज़न यही बनता है कि 16th और 18th सेंचुरी का जो यूरोप का लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। इससे रिलीजियस और रॉयल टॉपिक्स को हटाकर इंसानों की लाइफ और जो रीजंस होते हैं, सोसाइटी होती है, रिफॉर्म्स होते हैं, उसके ऊपर बात की जाने लगी। नई फॉर्म्स आई लिखने की, नॉवेल्स, सटायर, पर्सनल एसेस। ठीक है, तो अब लोगों ने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखना स्टार्ट किया, प्रिंटिंग का आविष्कार हो चुका था। तो लिटरेचर में मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, एजुकेट हो रहे थे। कहीं अगर मतलब फ्रीली कोई नहीं सोच पा रहा तो लिटरेचर पढ़ के उसका दिमाग थोड़ा खुलेगा, वो आवाज़ उठाएगा, रेवोल्यूशन करेगा। जहाँ इनजस्टिस हो रहा है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो एक अच्छा वर्ल्ड अपने को चाहिए था। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चेंजेस विच ऑक्योर्ड इन मेंटेलिटीज़ ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। तो मेंटेलिटी में क्या चेंज आया है, आइए देखते हैं। सो जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है यूरोप का 15 से 18 सेंचुरी का, वॉज मार्क्ड बाय प्रोफाउंड चेंजेस इन पीपल्स मेंटेलिटी। लोगों के मेंटेलिटी में बहुत बदलाव आया। लोग कैसे दुनिया को सोचते हैं, समझते हैं, रिलीजन को कैसे सोचते हैं। सो ये सारी चीज़ें ये इन्फ्लुएंस थी रेनेसां से, रिफॉर्मेशन से, साइंटिफिक रेवोल्यूशन से और एनलाइटनमेंट से, और कैपिटलिज्म का जो राइज हुआ उससे मेंटेलिटी शिफ्ट हुई। पहले फेथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, चर्च को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ट्रेडिशनल बातों को। अब चीज़ें रैशनल ज़्यादा हो गई, इंडिविजुअलिस्टिक हो गई, साइंटिफिक हो गई, ह्यूमन सेंटर्ड हो गई। सो सबसे पहले तो इंडिविजुअलिज्म का राइज होता है। मिडेवल पीरियड में हम देखते हैं कि लोग खुद को ग्रुप का मेंबर समझ के देखते थे, फैमिली मेंबर, चर्च का मेंबर, कम्युनिटी का मेंबर, एज अ होल कम्युनिटी वो डिसीजंस लेते थे। सो अर्ली मॉडर्न पीरियड में अपने को देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। लोग सोचने लगे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, राइट्स के बारे में। सो रेनेसां के कुछ थिंकर्स हुए जैसे पेट्रार्क, मोंटेग, ये भी अपनी अपनी बातें लिखते हैं लिटरेचर में। इससे मॉडर्न कॉन्सेप्ट आगे बनता है पर्सनल फ्रीडम का, सेल्फ एक्सप्रेशन का। रेशनल थिंकिंग ओवर सुपरस्टिशन। सो पहले
जो भी विश्वास जो हम रखते थे वो सुपरस्टिशंस भी होते थे, वो डर भी होता था, रिलीजियस कुछ दबाव भी होता था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या हुआ, रैशनल और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग का डेवलपमेंट हुआ कि आप क्वेश्चन करो, एविडेंस मांगो। सो लोगों ने माना कि हाँ, जो दुनिया को समझना है तो उसके लिए लॉजिक से समझो, ऑब्जर्व करो और एक्सपेरिमेंट करो। फॉर एग्जांपल न्यूटन के लॉज, गैलीलियो का टेलीस्कोप, ये सब चीज़ों ने दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया। पहले मेंटेलिटी होती थी एक्सेप्ट व्हाट यू आर टोल्ड, जो कहा जा रहा है वो मान लो। अब ये मेंटेलिटी हो गई कि क्वेश्चन करो, ऑब्जर्व करो और थिंक फॉर योरसेल्फ, सोचो अपने बारे में। ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म बहुत बड़ा मूवमेंट था रेनेसा का, जो कि ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको दिखाने के बारे में था कि हाँ भाई, इंसान अपने बारे में भी सोचे। और लोगों को बोला गया पुराने टेक्स्ट पढ़ो, क्लासिकल टेक्स्ट जो होते हैं पुरानी लैंग्वेजेस में जो लिखा गया था रोमन में, वो सब पढ़ो, पुराने फिलोसफर्स को पढ़ो। सो एजुकेशन अब यहाँ पे ह्यूमन नेचर के बारे में ज़्यादा पढ़ाने पे ध्यान दे रही थी, रिलीजियस से ज़्यादा। जैसे एरास्मस है और बाकी के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट किया यूरोप के अंदर, ठीक है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस के बारे में बात करने लगे। रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, सो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। मार्टिन लूथर जो थे मेन इसमें 1517 में चर्च के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। कैथोलिक चर्च जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था पुराना वाला, पीपल बिगिन टू थिंक ऑफ रिलीजन एज अ पर्सनल मैटर, कि लोग बोलते हैं रिलीजन अब पर्सनल मैटर है, ये चर्च नहीं कंट्रोल करेगा कि हमें अपने रिलीजन में कैसे रहना है। सो कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन ऑल्सो रिफॉर्म्ड इंटरनल चर्च प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चर्च की प्रैक्टिसेस थी उसमें रिफॉर्म हुआ। सो इससे क्या है, मोर इंडिविजुअल और रिफ्लेक्टिव अप्रोच टू फेथ, कि हाँ इंडिविजुअलिज्म हो, हर कोई अपने आप गॉड से जैसे कनेक्ट होना चाहता है वो हो, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस हो। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल एंड कम्युनल मेंटालिटीज़, मिडेवल यूरोप में सोसाइटी बहुत रिजिड थी, लॉर्ड होता था, पीजेंट होते थे, क्लर्जी होती थी, ऐसे तीन ऐसे ऑर्डर बने हुए थे। लेकिन अर्ली मॉडर्न पीरियड आते आते एक नया इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। अर्बनाइजेशन हुआ तो मर्चेंट्स, आर्टिसंस, प्रोफेशनल्स, ये एक नया मिडिल क्लास बन गया, ज़्यादा अमीर लोग बन गए, तो धीरे धीरे फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया, सोशल मोबिलिटी हुई। साइंटिफिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, अब नेचर को आप मैजिकल नहीं समझ सकते, मिस्टीरियस नहीं समझ सकते, नेचर के कुछ लॉज हैं। लोगों ने समझ लिया कि अर्थ वॉज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज सन। लोगों ने समझा इसको, नए नए सब्जेक्ट्स पढ़े, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स। सो डिस्कवरियाँ हुई, कॉपरनिकस, केपलर, हार्वे, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने अपने आइडियाज़ बताए बॉडी को लेकर। सो लोगों ने अब दुनिया को देखा रैशनल तरीके से, एक सही ऑर्डर में और अंडरस्टैंडेबल तरीके से, नॉट मिस्टिकल तरीका। लिटरेसी एंड एजुकेशन ग्रोथ, सो प्रिंटिंग प्रेस जिसको इन्वेंट किया गुटेनबर्ग ने, इससे बुक्स की प्रिंटिंग हुई, रीडिंग बढ़ी, मोर पीपल लर्न टू रीड एंड राइट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखना पढ़ना सीखे, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में। एजुकेशन जो है मोनेस्ट्रीज़ में पहले होती थी बस, अब बाहर निकली आम लोगों तक, ठीक है, कॉमनर्स, मर्चेंट्स, अब हर कोई पढ़ सकता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्फॉर्म हो गए, क्रिटिकल हो गई पब्लिक, अब हर चीज़ में वो आर्ग्यूमेंट करने लगे। राइज ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों ने पॉलिटिक्स को डिस्कस किया, साइंस को डिस्कस किया, रिलीजन को डिस्कस किया, वो भी कॉफ़ी पीने जाते थे, जहाँ पे बाल कटवाने जाते थे क्लब्स में। लिटरेचर, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, ये सारे आइडियाज़ तेज़ी से फैले इनके थ्रू। एग्जाम्पल, लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू के जो आइडियाज़ थे वो बुक्स में छप के बहुत दूर दूर तक गए। सिटीजन्स को राइट्स के बारे में पता चला, लोगों ने फ्रीडम, जस्टिस, रिफॉर्म्स, ये सब की डिमांड करी। चेंजिंग वर्क एथिक एंड इकोनॉमिक मेंटालिटी, सो मिडेवल इकोनॉमिक लाइफ में क्या था, गिल्ड बनी होती थी, ग्रुप्स होते थे ट्रेडर्स के, लोकल ट्रेड और फिक्स सबका रोल होता था, आपको यही करना है, आपको यही करना है। बट जब अर्ली मॉडर्न पीरियड आया तो कैपिटलिज्म की ग्रोथ हुई, बैंकिंग वगैरह सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लगा, लोग अब प्रॉफिट पे, इन्वेस्टमेंट पे, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने लगे। सो द आइडिया ऑफ द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक इनकरेज्ड हार्ड वर्क एंड सेविंग, तो बोला गया कि आप हार्ड वर्क करो, पैसे बचाओ, पैसा कमाओ, कुछ नया करो, इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, कॉम्पिटिशन हो। न्यू एटीट्यूड टुवर्ड आर्ट एंड कल्चर, सो आर्ट अब सिर्फ चर्च के लिए नहीं होता था, रॉयल लोगों के लिए नहीं होता था, अब आर्ट में नेचर की ब्यूटी दिखाई जाने लगी, ह्यूमंस के इमोशंस दिखाए जाने लगे। कुछ आर्टिस्ट हुए हैं जैसे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने ह्यूमन बॉडी को दिखाया मूर्तियों में, पेंटिंग्स में। तो कल्चर को अब यूज़ किया जा रहा है दिखाने के लिए, क्रिएटिव तरीके से, एक्सप्रेसिव तरीके से, सिर्फ रिलीजियस और पॉलिटिकल नहीं, कॉमनर्स को भी दिखाया जा रहा है।
एक्सप्लोरेशन एंड न्यू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब था जब यूरोपियंस अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे, कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगेलन, इन्होंने यूरोपियंस लोगों को नए नए एरियाज़ के बारे में बताया जहाँ पर रिसोर्सेज थे। सो इससे क्या है, मैप बड़ा हुआ दुनिया का, ज्योग्राफी के बारे में और चीज़ें पता लगी। सो अब लोग जो है ग्लोबली सोचने लगे सारी चीज़ें, और लोगों में क्यूरियोसिटी हुई अलग अलग कल्चर्स को जानने की। एनलाइटनमेंट एंड द मॉडर्न माइंड। सो 18 सेंचुरी तक आते आते एनलाइटनमेंट फोकस करता है रीजनिंग पे, प्रोग्रेस पे, ह्यूमन इक्वालिटी पर। तो थिंकर्स मानते हैं सोसाइटी तभी इम्प्रूव कर सकती है जब एजुकेट होंगे लोग, लॉ के हिसाब से सब होगा, रिफॉर्म्स होंगे। सो जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि राजा महाराजा सब कुछ संभाल रहे हैं, ये चीज़ गलत है। वोल्टेयर, रूसो और कांट, इमैनुअल कांट, ये कहते हैं फ्रीडम सबको मिले, डिग्निटी के साथ हर कोई जिए, क्रिटिकली आप सोचो। सो यही था, मेंटेलिटी में शिफ्ट हुआ कि जो आगे चल के मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बना। कंक्लूज़न आप देख सकते हो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं चलता हूँ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ फॉर डू यू एग्री दैट इन स्पाइट ऑफ मेजर कल्चरल डेवलपमेंट्स द पोजीशन ऑफ वीमेन डिड नॉट चेंज सब्सटेंशियली इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। कल्चर में चेंज हुआ, हर चीज़ में चेंज हुआ, बट जो लड़कियां हैं, विमेन हैं, उनकी सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं आया पोजीशन में। सो द अर्ली मॉडर्न पीरियड जो 1500 से 1800 का था, उसमें बहुत कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुए, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट। बट इससे यूरोप का आर्ट, साइंस, एजुकेशन, थॉट्स ट्रांसफॉर्म हुए, बट विमेन की पोजीशन अभी भी क्रिटिकल डिबेट का टॉपिक है। वाइल विमेन वर नॉट कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड, पूरी तरीके से बाहर भी नहीं थी विमेन, और लीगल राइट्स और सोशल रोल से और एजुकेशनल एक्सेस से, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड थी उनके लिए। सो पैट्रियार्कल सिस्टम अभी भी चल रहा था, अभी भी इनक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है लड़कियों को। सो इसमें पता चलेगा अपने को कि क्या स्टेटस था। सो रेनेसा, ग्लोरिफिकेशन विदाउट रियल फ्रीडम। सो रेनेसा में बताया जाता है ह्यूमन ब्यूटी को सेलिब्रेट किया गया, ह्यूमंस के बारे में बातें हुई, क्रिएटिविटी, लर्निंग, बट सिर्फ मर्दों के बारे में, मेंस के बारे में। विमेन वर प्रेज्ड एज म्यूजिस और सब्जेक्ट्स इन आर्ट एंड पोइट्री, नॉट एज क्रिएटर्स। सो विमेंस को प्रेज किया जाता था, ठीक है, आर्ट एंड पोइट्री में। एजुकेशन लड़कियों के लिए लिमिटेड थी, वो भी बस अपर क्लास की लड़कियां पढ़ सकती थी। कुछ फीमेल आर्टिस्ट हुई हैं लाइक आर्टेमिसिया जेंटलिस्टी, वो एक्सेप्शनल हैं कि वो एक दो ऐसे भी केसेस आते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जो मतलब ऐसा नॉर्मली हर घर में लड़कियां नहीं पढ़ती थी। विमेन वर एडमायर्ड बट नॉट एम्पावर्ड, एडमायर किया जाता था बट एम्पावरमेंट नहीं था, उनके लिए कुछ नहीं था। तो रियल फ्रीडम मिसिंग है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। सो ग्रोथ कितनी भी हो रही है लर्निंग की, प्रिंटिंग की, अभी भी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन लड़कियों को नहीं मिल रही है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो स्कूल्स होती थी वो लड़कियों के लिए नहीं होती थी। इवन लिटरेट विमेन जो पढ़ी लिखी हैं उनको भी कहा जाता था बस रिलीजन में जो लिखा है वो मानो, मोरलिटी वही है, डोमेस्टिक काम करो, घरेलू काम। सम विमेन लाइक मार्गरेट कैरवेंडिश, उन्होंने साइंटिफिक और फिलोसफिकल किताबें लिखी, बट उनको आइसोलेट कर दिया गया, उनको अलग थलग रखा गया। सो एजुकेशन अभी भी एक मेल प्रिविलेज थी, यहाँ तक कि लड़के ही पढ़ पा रहे हैं, विमेन का रोल उतना नहीं था। द रिफॉर्मेशन एंड मिक्स्ड इम्पैक्ट ऑन विमेन। सो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो हुआ वो चर्च की अथॉरिटी को तो चैलेंज करता है, लेकिन विमेन के स्टेटस के बारे में इतना कुछ नहीं बोलता। मार्टिन लूथर इनकरेज करते हैं विमेन को कि आप बाइबल पढ़ो, ठीक है, जिससे कि लिटरेसी बढ़े, जो प्रोटेस्टेंट विमेन है उनमें। हावेवर प्रोटेस्टेंट जो आइडियाज़ हैं ज़्यादातर वो भी यही कह रहे हैं कि विमेन का काम है मम्मी बनना, घर संभालने वाली हाउसवाइफ बनना। सो विमेन गेन रिलीजियस लिटरेसी, धर्म का ज्ञान बढ़ा, बट सोशल और लीगल फ्रीडम नहीं मिली अभी भी। लीगल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूशन। अर्ली मॉडर्न यूरोप में ऑलमोस्ट नो लीगल इंडिपेंडेंस, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, वोट नहीं कर सकते, कोई आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं कर सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैरिड वीमेन वर कंसीडर्ड लीगल माइनर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर हस्बैंड्स, यानी कि जिसकी शादी हो गई उसको उसका हस्बैंड कंट्रोल करेगा। प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी वगैरह है सब वो लड़कों को मिलेगी, लड़कियों को नहीं मिलेंगी। सो ये तो लड़कियां तो बस इनविजिबल हैं गवर्नमेंट की नज़र में, कुछ कर ही नहीं रही गवर्नमेंट। इकोनॉमिक रोल्स लिमिटेड बाय पैट्रियार्की। सो कुछ विमेन ऐसी हैं जो मिडवाइफ्स थी, ट्रेडर भी थी, आर्टिसंस भी थी, जिन्होंने बहुत सारा काम किया, बट मोस्टली जो थी वो घर का काम करने वाली थी, मजदूरी की तरह। गिल्ड एंड ट्रेड्स जो होते थे, ग्रुप्स होते थे ट्रेडर्स के, वो सिर्फ लड़के संभालते थे, मैन। इवन जो फैमिली बिजनेस होता है, मैन ही सारे डिसीजंस लेते हैं। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत रेयर थी, बहुत कम थी।
आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन बट रेयरली रिकॉग्नाइज। तो कुछ महिलाएं बहुत अच्छी थी आर्ट म्यूज़िक लिटरेचर में, जैसे आर्टेमिसिया जेंटलिस थी, एक बहुत ही फेमस फीमेल पेंटर है। आपरा बेन फर्स्ट प्रोफेशनल वीमेन राइटर है इंग्लैंड की। सोर जुआना इनेस दा ला क्रूज मैक्सिकन नन थी और पोएट भी थी। सो ये वीमेन बहुत ही पायनियर है, एक्सपर्ट हैं, लेजेंड्स हैं अपने अपने टाइम की, ठीक है। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है इनका। एक्सक्लूजन फ्रॉम साइंटिफिक फील्ड्स। सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन में बोला जाता है कि रीजनिंग पे ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, बट विमेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ से, लैब से, अकेडमीज से, वहाँ बस मैन है। सो साइंटिफिक सोसाइटीज़ जैसे कि द रॉयल सोसाइटी, वो भी विमेन को एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ फीमेल साइंटिस्ट हुई है, मारिया सिबेलिना मेरियन, मारिया विंकलमैन, इन्होंने काम किया क्योंकि इनके फैमिली के कनेक्शन अच्छे थे, या प्राइवेट में इन्होंने अपना काम किया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई फुल टाइम पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था लड़कियों को साइंस की फील्ड में। एनलाइटनमेंट आइडियाज़ फेवर्ड मैन। ज़्यादातर जो एनलाइटनमेंट के टाइम पे आइडियाज़ हैं, फ्रीडम, रीजनिंग, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो गोरे लोग होते थे वाइट, उनके लिए थी, और जिनके पास प्रॉपर्टी वाली जो जगह वगह हैं, प्रॉपर्टी है, जो वैसे मर्द हैं, मेन हैं, उनके लिए थे सारी चीज़ें। कुछ फिलोसफर्स हैं जैसे रूजो, वो मानते हैं कि विमेन को बस घर का काम करना चाहिए। विमेन को इरेशनल बताया जाता है, बहुत इमोशनल होती हैं, पब्लिक लाइफ के लिए फ़िट नहीं होती, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार बातें। एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज़ हैं वो ज़्यादातर मैन की लिबर्टी की बात करते हैं, विमेन के लिए नहीं करते। रिलीजियस कंट्रोल एंड मोरल पॉलिसिंग। सो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही तरफ से ये माना जाता है कि विमेन बस चेस्ट, ओबीडियंट रहे, मोडेस्ट रहे, घर के काम करे। रिलीजियस कोर्ट्स जो होती थी, जो धर्म की अदालत होती है, वो विमेन को पनिश करते थे। एडल्ट्री के लिए, विचक्राफ्ट के लिए, मॉरल फेलियर्स के लिए, आप सही से काम नहीं कर रहे हो, अब कभी आपको डायन बना दिया जाएगा, आपकी वजह से सब गलत हो रहा है। विच हंट्स टारगेटेड विमेन डिस प्रपोर्शनैलिटी, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेटली माना जाता है कि कुछ को बोला जाता था कि इसमें वो है, क्या कहते हैं, डायन है, भूत का साया है, इसने सब कुछ ख़राब कर दिया है। सो 10 of thousands वर एग्जीक्यूटेड बिटवीन 15 एंड 16 सेंचुरी। सोचो, सो रिलीजन बहुत ही बुरी चीज़ थी उस टाइम पे, वीमेन को कंट्रोल करके रखा जाता था। फैमिली एंड मदरहुड एज सेंट्रल आइडेंटिटी। सो पूरे पीरियड में यही बताया जाता है विमेन की मेन आइडेंटिटी है एज अ वाइफ और मदर, बस इसके अलावा कुछ मत करो। उनको ट्रेन किया जाता है, एक अच्छी डॉटर बनो, फेथफुल वाइफ बनो, नर्चरिंग मदर बनो, अच्छी माँ बनो। अपर क्लास की जो लड़कियाँ थी वो भी अरेंज मैरिज करती थी, बच्चे पैदा करती थी आगे चल के। सो फैमिली के रोल्स थे, बस उनका यही काम है कि पर्सनल उनका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ना कोई पब्लिक इन्फ्लुएंस होगा, बस फैमिली के रोल जो है वो अदा करो। अर्ली फेमिनिस्ट वॉइसेस। सो कुछ हुई हैं, जैसे क्रिस्टीन दी पिज़ान अर्ली 15th सेंचुरी में विमेन डिफेंडेड विमेंस इंटेलिजेंस एंड वर्च्यू, इन्होंने ये काम किया। मैरी एस्टेल विमेन एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाती हैं। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, जो पीछे भी नाम आया था, इन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स बुक लिखी थी लड़कियों के बारे में। ये थिंकर्स ने आगे चलकर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुई उसके लिए सीड्स डाले कि हाँ भाई आगे लड़कियों के लिए आवाज़ उठाइए। कंक्लूज़न क्या है कि कल्चर बदला, स्टेटस नहीं बदला। अर्ली मॉडर्न यूरोप में बहुत से इंटेलेक्चुअल चेंजेस आए, आर्टिस्टिक बदलाव आए, बट वुमेन की पोजीशन नहीं बदली। कल्चरल अचीवमेंट्स भी हुई, लेकिन कोई लीगल और सोशल इक्वालिटी नहीं मिली। विमेंस को आज भी एजुकेशन नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रही, पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा। सो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं थोड़े बहुत, जो कि बाउंड्रीज़ को तोड़कर आगे बढ़ी लड़कियां, बट उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। सो इट इज़ एक्यूरेट टू से दैट बहुत सही होगा कि कल्चरल एडवांसमेंट हुआ, बट जो विमेन की पोजीशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई अर्ली मॉडर्न यूरोप में। तो आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत।